हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता ही है और जो इस चैनल पे न्यू है उनके लिए यहाँ पे रोज़ जो भी आने वाली पंजाब की वैकेंसी है, चाहे वो डीएचएस पंजाब की वैकेंसी हो, चाहे वो बीएफयूएचएस की आने वाली बम्पर वैकेंसी हो, जीएमसीएच की वैकेंसी हो, सीएचओ पंजाब की वैकेंसी हो और नॉर्सेट जो कि बठिंडा एम्स उसकी वैकेंसी हो, उन सब के लिए मैं रेगुलर यहाँ पे एमसीक्यूज करवा रही हूँ। 145 एमसीक्यूज हम कर चुके हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। फुल डिटेल्ड एमसीक्यूज मैं करवाती हूँ। सो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जो भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकता है। और एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, डीएचएस पंजाब की वैकेंसी कभी भी आउट हो सकती है। सो उसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है 999 में, जिसमें आपको एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। सो ये क्रैश कोर्स स्पेसिफिकली डीएचएस पंजाब के लिए ही रहेगा और पंजाबी के एमसीक्यूज आपको ड्यूरिंग पेपर मिल जाएंगे। ये क्रैश कोर्स है। और अगर बच्चा कोई और वैकेंसी जैसे कि जीएमसीएच नॉर्सेट की वैकेंसी, इन सब के लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं, एमसीक्यू बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच एंड फुल थ्योरी बैच, कोई भी बैच के लिए आप जा सकते हैं। बैचेस हमारे चल रहे हैं। क्रैश कोर्स हमारा ओपन हो चुका है फॉर डीएचएस पंजाब, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 146 क्वेश्चन हमने करना है। So a nurse is planning a diet for a client with cystic fibrosis. Which of the following food should not be included in the meal plan? आप लोगों को ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो कि इस बेस्ड पे होते हैं कि आप मील प्लान क्या करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नर्स कह रही है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, नर्स प्लान कर रही है डाइट सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के लिए। उसमें वो क्या ऐड नहीं करेगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, ये पेशेंट के जो लंग्स हैं और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे एक्ट करता है। ठीक है, उसको इफेक्ट करता है पेशेंट का खुद का इम्यून सिस्टम। जो भी पेशेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स के, जैसे कि म्यूकस हो गया, जूसेस हो गए, डाइजेस्टिव जूसेस, और स्वेटिंग हो गई, ये सब चीज़ें ये बनने नहीं देता। ठीक है, इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कतें आती हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये एक इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, इस वाले पेशेंट की डाइट प्लान कर रहे हो, आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं ऐड करोगे। रोस्टेड चिकन, फ्राइड स्कैल्पोज एंड मिल्क शेक, एग ऑमलेट्स। तो आप देखोगे ये जो 3 ऑप्शंस हैं इनमें प्रोटीन है। प्रोटीन इस पेशेंट में हम देते हैं, हम क्या नहीं देते, फ्राइड फैटी फूड जो है हम वो कम देते हैं। हम ये चीज़ जो है वो अवॉइड करेंगे, मील में ऐड नहीं करेंगे। ऑप्शन 2 इज राइट। चलो, a client who has undergone outpatient nasal surgery is ready for discharge and has nasal packing in place. Which of the following discharge instructions should be appropriate for the client? अभी एक outpatient client है, ठीक है, नेजल सर्जरी के लिए, नेजल सर्जरी हुई है उसकी और उसको डिस्चार्ज दे रहे हो। उसके ना नोज में आपने पैकिंग कर देते हैं ना, नोज पैकिंग कर रखी है। डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन में आप उसको क्या कहोगे जो कि अप्रोप्रिएट रहेगा क्लाइंट के लिए। अवॉइड करें एक्टिविटीज़ जो कि वेलसेल्वा मेन्योवर जैसी हों। टेक एस्पिरिन टू कंट्रोल नेजल डिस्कम्फर्ट। अवॉइड ब्रशिंग द टीथ अंटिल द नेजल पैकिंग इज रिमूव्ड। अप्लाई हीट टू द नेजल एरिया टू कंट्रोल स्वेलिंग। देखो, इन पेशेंट्स को क्या होता है कि नेजल पैकिंग जो है वो बाहर ना निकल आए। ठीक है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि वो वाली एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है जो तुम्हारे नोज पे क्या करे, एकदम से क्या डाले, प्रेशर डाले, और प्रेशर की वजह से जो नेजल पैकिंग है वो बाहर निकल आए। हम कहेंगे वेलसेल्वा मेन्योवर क्या होता है। अब ज़ीफॉइड प्रोसेस पे अगर किसी पेशेंट का कुछ एस्पिरेट कर गया, जैसे कुछ भी उसके गले में अटक गया है थ्रॉट में, तो आप क्या करते हो, ज़ीफॉइड प्रोसेस पे प्रेशर डाल के क्या करते हो, उसको बाहर निकाल देते हो। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर डाल के बाहर निकाल देते हो। ऐसे ही अगर आप डालोगे तो ऑब्वियसली नोज पे प्रेशर डलता है तो पेशेंट का जो पैकिंग है वो बाहर निकल जाएगी। पेशेंट को हम कहते हैं कि वेलसेल्वा मेनोवर जो एलिक्ट करती हो ऐसी एक्टिविटीज़ आपको अवॉइड करनी है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना। चलो, नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द बैक्टीरियल निमोनिया इज टू बी स्टार्टेड IV एंटीबायोटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक। अगर एक पेशेंट को बैक्टीरियल निमोनिया हुआ है और आपने उसके IV एंटीबायोटिक स्टार्ट करने हैं, तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करने से पहले आपको कंप्लीट करना है।
यूरिन एनालिसिस, स्पूटम कल्चर, चेस्ट रेडियोग्राफी, रेड ब्लड सेल काउंट। सो स्पूटम कल्चर जो है आपको उससे पहले करना पड़ेगा, बिकॉज इससे आपको पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसका इन्फेक्शन हुआ है, उसके बारे में पता चलेगा। उस हिसाब से जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्रिप्शन देगा एंटीबायोटिक की। सो ये टेस्ट आपको सबसे पहले देखना होता है कि कितना पेशेंट के अंदर बैक्टीरिया है और क्या सिवियर स्टेज है, मॉडरेट स्टेज है, माइल्ड स्टेज है, कितना इन्फेक्शन है पेशेंट के अंदर। उस हिसाब से एंटीबायोटिक की डोज जो है एडमिनिस्टर होती है। प्लस कौन सा एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर होता है वो भी इसी से ही पता चलता है। सो कौन सा टेस्ट आप कंप्लीट करोगे एडमिनिस्टर करने से पहले? स्पूटम कल्चर। चलो नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ कम्युनिटी प्रेजेंटेशन ऑन ओरल कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर ओरल कैंसर दैट द नर्स शुड इंक्लूड इन प्रेजेंटेशन। तो एक कम्युनिटी प्रेजेंटेशन बना रही है नर्स ओरल कैंसर पे, तो कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर है, प्राइमरी रिस्क फैक्टर है ओरल कैंसर का, जो कि वो प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करेगी। ओरल कैंसर का प्राइमरी रिस्क फैक्टर मतलब पहला रिस्क फैक्टर कौन सा होता है? यूज ऑफ एल्कोहल, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ माउथ वॉश, लैक ऑफ विटामिन B12, लैक ऑफ रेगुलर टीथ क्लीनिंग बाय डेंटिस्ट। सो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको क्या लगता है कि प्राइमरी रिस्क फैक्टर ओरल कैंसर का क्या रहना चाहिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन देखो है तो ये सारे ही रिस्क फैक्टर। ठीक है, अगर आप रेगुलर टूथ क्लीनिंग करवाने जाते हो डेंटिस्ट के पास, आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा माउथ वॉश करते हो, ठीक है, और अगर आप अल्कोहल भी पीते हो, पर ये सारे ही रिस्क फैक्टर हैं। बट इनमें से प्राइमरी रिस्क फैक्टर कौन सा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। चलो नेक्स्ट है, a client who had a total hip replacement has a dislocate hip, the nurse should first। so देखो इसमें क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सेम क्वेश्चन आपको BFHS के एग्जाम में मिला होगा अगर आपने प्रीवियस एग्जाम्स दिए हैं। तो एक क्लाइंट की टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुई है, तो उसका अब क्या हुआ है, हिप जो है डिसलोकेट हो गई है। ठीक है, जो आपने रिप्लेसमेंट की थी। अब नर्स क्या करेगी? स्टेबलाइज द लेग विद द bucks tractions, apply an ice pack to an affected area, position the clients towards the opposite side of the it, notify the orthopedic सर्जन। पेशेंट का जो आपने रिप्लेस किया है वही डिसलोकेटेड हो गया है, सो इसमें आपको इमरजेंसी सिचुएशन है, नोटिफाई करना होता है ऑर्थोपेडिक सर्जन को, बिकॉज इसमें अगर प्रॉब्लम आई तो पेशेंट की कोई ना कोई नर्व्स जो है कंप्रेस हो सकती हैं, उसका पूरा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो वर्क करना बंद कर सकती है। सो ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इसमें आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को नोटिफाई करोगी, उसके बाद वो बोल सकता है कि बक स्ट्रक्चर लगा दो या फिर कुछ और कर दो। सारे इंटरवेंशंस वो आपको बाद में बताएगा, पर आपका सबसे पहले ये है कि आप जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन को इसके बारे में बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो, कोई भी चीज़ जो है आपको बॉदर करती है कि मुझे नहीं समझ आ रही, तो उसको 2 मिनट्स का टाइम दिया करो। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको हमारे MCQ बैच में मिलेंगे, और DHS का जो फुल बैच है वो स्टार्ट हो गया है, जिसका हमने नाम रखा है क्रैश कोर्स। सो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो ओनली इन 999 का DHS पंजाब की वैकेंसी का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 100+ MCQs कराने को मिलेंगे विद टेस्ट सीरीज। तो आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ओनली इन 999 इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स है, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आउट हो सकती है, 2 मंथ्स के अंदर अंदर इसका पेपर देखा जा सकता है, इसीलिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। So question देखो next, a client with a herniated intravertebral disc scheduled for myelogram asked the nurse about the procedure. The nurse explained that radiograph will be taken to the client supine after an injection of which of the following। सो एक हर्निएटेड डिस्क है पेशेंट की, ठीक है, उसका माइलोग्राम क्या होता है? माइलोग्राम में क्या करते हैं हम, इंटरवर्टिब्रा में जाके देखते हैं कि कहाँ पे डिसलोकेशन है, तो वो इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें आपको कंप्यूटर में दिखता है कि कहाँ पे डिसलोकेशन है, उसमें एक इंजेक्शन डाला जाता है। सो वो क्लाइंट बोल रहा है कि रेडियोग्राफ जो होता है सुपाइन में, उस प्रोसीजर में कौन सा इंजेक्शन डाला जाता है? स्टेराइल वाटर, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, लिक्विड नाइट्रोजन, रेडियोपिक डाई। उसमें रेडियोपिक डाई डाली जाती है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि कौन से वर्टिब्रा में जो है हर्निएशन हुई है, वो डाई जाके वहाँ पे रुक जाएगी और हर्निएशन के बारे में बता देगी। माइलोग्राम का याद रखना कैसे होता है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलो
Next है nurse notes that client has a kyphosis and a generalized muscle atrophy. Which of the following problem is a priority when the nurse develop a nursing care plan? So एक पेशेंट है काइफोसिस वाला, उसे जर्नल मसल एट्रोपी भी है, मतलब उसकी मसल्स काम नहीं कर रही. काइफोसिस क्या होता है? ये आपकी जो लंबर सॉरी थोरेसिक रीजन है वहां से जो है बाहर को निकल आता है, जैसे आपकी सर्वाइकल एरिया नहीं है वहां से. एक होता है लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस. लॉर्डोसिस में क्या होता है? लोअर लंबर रीजन वाली जो वर्टिब्रा है वो कर्व हो जाती है. काइफोसिस में जो ऊपर सर्वाइकल एंड थोरेसिक वर्टिब्रास होते हैं उसमें कर्वेचर आ जाता है. सुपाइन में आपका सपाइन, स्कोलियोसिस में आपकी सपाइन जो है वो कर्व्ड हो जाती है. सो काइफोसिस की प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो प्रायोरिटी में क्या रहेगा इस प्रॉब्लम में जो नर्सिंग केयर प्लान में आप डालोगे? इन्फेक्शन, कंफ्यूजन, इनइफेक्टिव कफिंग, ब्रीदिंग, डिफिकल्टी चूइंग अ सॉलिड फूड. तो अगर आप ध्यान से देखो काइफोसिस है मतलब सर्वाइकल एंड थोरेसिक रीजन के वर्टिब्रास क्या होंगे? कंपनसेशन में होंगे. साथ ही में मसल एट्रोपीज है. तो जिस रीजन का काइफोसिस होता है स्पाइनल सॉरी सर्विक्स सर्वाइकल सॉरी एंड थोरेसिक, अगर आप देखो तो उसमें एक हमारी इन ऑप्शंस में से एक ही पार्ट आ रहा है हमारा रेस्पिरेटरी. सो रेस्पिरेटरी में इन्फेक्टिव कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, बिकॉज उसकी मसल्स भी एट्रोपी हो रखी है, तो मसल्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की वो काम नहीं करेंगी अच्छे से. और सर्वाइकल और थोरेसिक वर्टिब्रास की प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को इस चीज़ में प्रॉब्लम आएगी. तो प्रायोरिटी में वैसे भी ABC आता है ना हमारा, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, तो एयरवे ही यहाँ पे डिस्टर्ब होगी. सो प्रायोरिटी में हमें सबसे पहले एयरवे ही मेंटेन करनी होगी. ठीक है. सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एक और क्वेश्चन करते हैं कि नर्स रिव्यू एन आर्टीरियल ब्लड गैस रिपोर्ट फॉर अ क्लाइंट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. पीएच इतनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतनी है और उसके बाइकार्बोनेट आयंस इतने हैं. तो देखो एक पेशेंट है COPD वाला, उसकी ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं. पीएच आप देख लो नॉर्मल है. जो कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? ठीक है 35 से 40. और नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है? 75 से 100. और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं 21 से 27. सो अब देखो इसमें सारे के सारे ही प्रॉब्लम में आ रखे हैं. तो अब आप ध्यान से सुनना क्या बात बोलने जा रही हूँ. जो COPD वाला पेशेंट होता है उसमें ये वैल्यूज जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उस पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होती है. ठीक है, इस पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होती है और उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी इतनी ही रहती है. ठीक है, अब आपने पेशेंट के चेक किए तो ये सारी चीजें देखने में मिल रही हैं ABG में. तो अब आप क्या करोगे? उसको नॉन रीब्रीदेबल मास्क लगा दोगे, वाइटल साइन असेस करोगे, रिपोजिशन करोगे, प्रिपेयर फॉर इंटुबेशन. अब जब मैंने आपको ये बताया कि COPD वाले पेशेंट में ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, इतनी फ्लक्चुएशन देखी जाती है, तो अब ये सारी चीजें तो नॉर्मल हो जाएंगी. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप पेशेंट के वाइटल साइंस भी असेस करोगे. क्यों करोगे? ये देखने के लिए कि ये जो ABG की वैल्यूज हैं ये तो ऐसी आ रही हैं कि कहीं इसके वाइटल साइंस में भी फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही, कि कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज तो नहीं हो रही. ठीक है, देखो हमेशा याद रखना एक क्वेश्चन आता है COPD से कि कितना आपने लीटर में ऑक्सीजन चलानी है. इस पेशेंट को 1 से 2 लीटर में ही ऑक्सीजन चलती है, चाहे उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आए. ठीक है, बिकॉज अगर आपने हाई फ्लो में डाली गई उसको ऑक्सीजन तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिटेन कर रही है. हाइपरकेपनिया में ही रहता है पेशेंट. हाइपरकेपनिया क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज्यादा ही रहती है. सो इसको कम ही डाली जाती है, बिकॉज ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होती है, फिर ऑक्सीजन की रिटेंशन होने का भी खतरा होता है. सो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा? सेकेंड. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि क्वेश्चंस आपके सारे क्लियर हो गए हों. ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना आई हो. ठीक है, 146 क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किया था, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस किए हैं. और पहले तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को. रोज ही आती है 3 बजे ये वीडियो, जिसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैं कराती हूँ. आपका हर एक चीज़ बेसिक 1 लाइनर सारे क्लियर हो जाते हैं इसमें. और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं. देखो DHS पंजाब के लिए तो क्रैश कोर्स चल रहा है 999 में, जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है. इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQ, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसी बैच में अवेलेबल हो जाएगा DHS पंजाब के लिए. एंड हमारा दूसरे बैचेस जो चल रहे हैं BFUHS की आने वाली सारी वैकेंसीज के लिए, वो ये बैच चल रहा है.
MCQ इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ एंड थ्योरी बैच। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, अच्छे से पढ़ो, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। मिलती हूँ कल की वीडियो में, ऑल द बेस्ट।